हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज बात करते हैं क्लास 12 के ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। आज इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक को हम डिस्कस करने के बारे में हम लोग सोचे हैं। चलिए आज बात करते हैं इकोनॉमिक्स के ही एक पोर्शन से इंडियन इकोनॉमिक्स के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, नई आर्थिक नीति या फिर जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है 2020, उसी तरह से ये नई आर्थिक प्रणाली थी जो कि 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। अक्सर रिफॉर्म्स की जरूरत तब पड़ती है जब हमें कुछ पुरानी जो सिस्टम है, पुराना जो तंत्र है, पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ अगर कमियां पाई जाती हैं तभी हम उस चीज को रिप्लेस करते हैं या उसमें कहीं ना कुछ परिवर्तन लाते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, इसका कहने का ये मतलब है कि ये आपको इंडिया जब आजाद हुआ था 1947 में आजाद हुआ, तो जो आप सब जानते होंगे, हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो एक शेकन इकोनॉमी थी। शेकन मतलब होता है निचोड़ी हुई अर्थव्यवस्था, जिसको जो बुझाया लूट के ले गया, जिसको जो बुझाया जैसे हमारे इकोनॉमी को यूटिलाइज किया, और अंत में जो है वो अर्थव्यवस्था पूरी बिखरी हुई थी, पूरा तंत्र बिखरा हुआ था। तो उसको समेटने में, सहेजने में 3 से 4 साल लग गया। 3 से 4 साल लग गया। 1951 से 1952 में फर्स्ट जो है प्लानिंग कमीशन ने फर्स्ट प्लान का, इंडिया फर्स्ट प्लान जो 5 ईयर प्लान था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1951 से 52 में। ठीक है, तो 3 साल 4 साल तक ट्रैक पे आने में समय लगा। ट्रैक मतलब ट्रैक पे आया नहीं था, उठ के खड़ी हुई थी हमारी इकोनॉमी। जस्ट वो मतलब लेटी हुई सेकेंड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं ना, मतलब कि डिस्ट्रॉयड था, वो सिर्फ उठ के बैठी थी और अब उसको चलना था। तो इकोनॉमी को 40 साल तक, 51 से लेकर 91 के बीच में 40 साल तक इंडिया की इकोनॉमी को गवर्नमेंट्स ने बहुत डर के चलाया। डर के चलाया का मतलब कि जैसे बाहरी लोगों का इंडिया में प्रवेश कम कर दिया, क्योंकि आप सबको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने के लिए ही आई थी इंडिया में, और आके यहाँ पर जो है वो 200 सालों तक राज किया। उन्होंने देखा यहाँ का, वो तो हिस्ट्री का पोर्शन है, उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे यहाँ बिजनेस करने, और बिजनेस के पर्पज से आई और यहाँ आके हम लोगों पे राज करने लगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया जो थी वो डरी हुई थी, बिकॉज हम 200 साल की गुलामी से निकले थे। तो चलिए अब 1951 से लेकर 1991 तक, आफ्टर द डेथ ऑफ आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर राजीव गांधी जी, उनके मौत के बाद, उनके डेथ के बाद प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जब इंडिया की इकोनॉमी रिफॉर्म्स हो रही थी, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव साहब, और फिनेंस मिनिस्टर थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे 2010 से 14 तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो फिनेंस मिनिस्टर थे दोनों लोग। मनमोहन सिंह के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है वो, भारत के बहुत मतलब सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में से एक है वो, अर्थशास्त्रियों में से एक है। तो उनको बुलाया गया, उनको वित्त मंत्री बनाया गया था उस समय, और कहा गया था कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था बाकी देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रही है, तो क्या प्रॉब्लम है, आखिर इस प्रॉब्लम को ढूंढिए और उसको सॉर्ट आउट करने के उपाय सोचिए। तो सबसे पहला हम पहले डेफिनेशन पे चलते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता क्या है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 इंडिया हैज अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के गति को और तेज करने के लिए हम इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे थे, डे टू डे हम थोड़ा थोड़ा तो डेवलप हो ही रहे थे, बट 40 साल में जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया था वो 1991 के बाद आया, बिकॉज हमने वो रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया। क्या था वो रिफॉर्म्स, सबसे पहले देखेंगे तो एक सीरीज मतलब होता है एक श्रृंखला, रिफॉर्म्स का एक सीरीज, एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे पॉइंट्स थे उसमें, उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, और फिर क्या बोला, एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ब्रिंग आउट द इकोनॉमी फ्रॉम द ग्रिप ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। आर्थिक तंगी से जो देश जूझ रहा था, या जो हमारे देश में जो आर्थिक तंगी चल रही थी, उससे निकाल के हम जो है वो कहां लेके आ गए, बाहर निकालने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। दीज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेर आल्सो कॉल्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसी को हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। तीसरा यूटर्न पॉलिसी। यूटर्न पॉलिसी इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं,
हम लोग कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वहां पे रास्ता भटक गए, तो रास्ता भटक जाते हैं और आगे चल के पता चलता है कि जा वो तो पीछे था, तो हम वहां से फिर मुड़ा के लेके आते हैं। तो इसी तरह से हमारी इकोनॉमी गलत ट्रैक पे जा रही थी और भटक रही थी, डेवलप नहीं कर रही थी, वो क्राइसिस की तरफ जा रही थी। तो हम वहां से यू टर्न लिए हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए। अब सर इसको तो नहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कह दिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप लोगों को समझ आ गया होगा आई थिंक। अब सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया गया था? सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट, टू लिबरलाइज द इकोनॉमीज स्ट्रक्चर। इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर था उसको लिबरलाइज करना। लिबरलाइज करने का मतलब होता है टू लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अननेसेसरी restrictions from the industries या businesses enterprises। बहुत सारे unnecessary restrictions होते हैं, उनको हटाना। unnecessary restriction का मतलब होता है जिसकी जरूरत नहीं है। restrictions जरूरी है बट unnecessary restrictions जरूरी नहीं है। लोग खुल के बिजनेस नहीं कर पाते हैं, व्यापार नहीं कर पाते हैं, तो लिबरलाइजेशन जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट ये था कि भैया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हम लिबरलाइज करें, थोड़ा सा उसको उदार रूप से हम पेश आए। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे फादर बहुत लिबरल है, हम लोगों को बहुत कम रोक टोक करते हैं। फैमिली में होता है ना, एक फैमिली लिबरल फैमिली होती है, एक कंजर्वेटिव फैमिली होती है, एक स्ट्रिक्ट फैमिली होती है, ठीक है, उस तरह से। तो कंट्री में जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे सबको थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर को लिबरलाइज किया गया, मतलब रिस्ट्रिक्शंस रखे गए, रिस्ट्रिक्शंस को हटाया नहीं गया हमेशा के लिए, बट रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया। टू एक्सेलरेट द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी, इन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट किया गया। एक्सेलरेट मतलब बढ़ाने के लिए। भैया अगर हमको लगता है कि हम पीछे चल रहे हैं, दो लोग एक ही जगह से निकले बाइक से, अब एक आगे निकल गया और दूसरा को पीछे छोड़ा हुआ है, तो दूसरा को अपना स्पीड बढ़ाना होगा, वो रुकेगा नहीं आपके लिए, आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो टू एक्सेलरेट द ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमी को ग्रोथ रेट को डेवलप करने के लिए। आज हमारी जीडीपी चाइना से ज्यादा है, ठीक है, जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी नहीं, जीडीपी का ग्रोथ रेट चाइना से ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चाइना का है 6.9 और इंडिया का है 7.4, जो अकॉर्डिंग टू द डेटा जो बुक में दिया हुआ है। टू इंप्रूव द वर्किंग इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जो वर्किंग इफिशियंसी है या जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम ग्लोबलाइज होंगे, प्राइवेटाइज होंगे, लिबरलाइज होंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा जो वर्किंग इफिशियंसी, हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो अपने आप इंप्रूव होंगी और चेंज होंगी। दूसरा है टू मेक द इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव, हमारे इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए, इतना कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, ताकि हम दूसरों के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, अपने आप को लोगों से कम्पीट कर सके, ये पॉइंट। उसके बाद टू यूटिलाइज द ग्लोबल रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स मोर कॉम्पिटेंट। ग्लोबल रिसोर्सेज समझ रहे हैं आप, जो रिसोर्सेज हमारे कंट्री में नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि इटली किसी चीज के लिए फेमस है, चाइना किसी चीज के लिए फेमस है, रशिया किसी चीज के लिए फेमस है। अगर ग्लोबलाइजेशन होगा, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द एंटायर वर्ल्ड एज अ मार्केट, पूरे दुनिया को एक मार्केट समझ के हम चलेंगे, ये कैसा प्रोसेस होता है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि अगर हमको कोई चीज इंडिया में कोई चीज अवेलेबल नहीं है, तो हम जैसे पेट्रोलियम है तो हम बाहर के देशों से मंगाते हैं, ठीक है, तो दूसरे देशों से रिसोर्सेज मंगाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पेट्रोलियम के बजाय और क्या बोलते हैं उसको, हम लोग किसी और कंट्री के पास में टी कॉफी नहीं, तो हमसे मतलब इंपोर्ट करता है, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन करना, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, हमारे पास जो चीजें हम दूसरों को देंगे, दूसरे से जो चीजें वो हम ले सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट था। पहले जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो सेमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। सेमी क्लोज्ड इकोनॉमी इन द सेंस की ना बाहर से कुछ लेना, ना ज्यादा किसी देश से लेना, ना ज्यादा किसी देश को देना। इकोनॉमी दो तरह की होती है, लेकिन एक नए तरह की इकोनॉमी जो इंडिया थी, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज से, कुछ लिमिटेड कंट्रीज को देती थी और कुछ लिमिटेड कंट्रीज से लेती थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन अब जब बात करेंगे हम ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जो खुद भी लोगों को सप्लाई करे चीजें और दूसरे लोगों से भी मतलब इंपोर्ट करे, दूसरे कंट्रीज से भी इंपोर्ट करे, तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी जो ना किसी को सप्लाई करे ना किसी से ले, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, वो बंद अर्थव्यवस्था है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टू प्रमोट रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इन फाइनेंशियल सेक्टर्स। फाइनेंशियल सेक्टर्स का मतलब होता है वित्तीय क्षेत्र में भी मॉडर्नाइजेशन लाना और मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमारे देश में जहां पे हमको नहीं, हमारे कंट्री में
फॉरेनर्स को बुलाना, फॉरेन कंपनीज को बुलाना, उनको बोलना कि भैया आइए आप यहाँ बिजनेस कीजिए, हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट में हेल्प करिए। तो ये चीजें एक इसका ये भी पॉइंट था। 6 पॉइंट्स हो गए। 7वां है टू इंप्रूव एंड मेंटेन द फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब था राजकोषीय घाटा, राजकोषीय अनुशासन। राजकोष मतलब होता है गवर्नमेंट के पास जो फंडिंग होती है उसको राजकोष बोलते हैं। ठीक है, पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका राजकोष होता था, फंड होता था, जहां से इनाम वगैरह देते थे या जो राज्य में अपना जो काम करवाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सभी चीजों के लिए उसी में से खर्च करते हैं। जब कलेक्शन भी आता तो उसी में जाता है और जब खर्च करते हैं तो उसी में से खर्च करते हैं। तो इसको बोलते हैं राजकोष। उसका एक डिसिप्लिन बना रहे हैं कि प्रॉपर वे में खर्च हो, प्रॉपर वे में रेवेन्यू आए। ठीक है, टैक्सेशन का भी सिस्टम बना रहे हैं। टैक्स तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टैक्स नहीं कलेक्ट करेगी तो वो गवर्नमेंट चलेगी ही नहीं चलेगी। आगे, टू रेशनलाइज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एलपीजी के बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। मतलब एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के इंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर को हाथों सौंप दिया, बोला भाई आप इसको हैंडल करिए। ठीक है, सारी सेक्टर्स को गवर्नमेंट अपने अंदर अंडरटेक करके रखेगी तो उससे फायदा नहीं है। कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था तो गवर्नमेंट ने उसको प्राइवेटाइज कर दिया, और प्राइवेटाइज करने के बाद वो सेक्टर देखा गया कि वो कहीं ना कहीं फायदे में है। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा कदम था कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन। हाँ, लेकिन हर चीज का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के भी ऊपर अगर चर्चा की जाए तो उसके भी कुछ नेगेटिव पहलू हैं, उनके ऊपर भी बात की जानी चाहिए। लेकिन जब हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर एक वीडियो प्राइवेटाइजेशन पे होगा, तब हम उसके गुण दोषों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये एक पॉइंट जो है रैशनलाइजेशन, मतलब रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों को का रोल हमारे इकोनॉमी में है। तो जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी, हम सब जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया का। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भी कुछ गुण है और सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी कुछ गुण है। दोनों ही गुणों को मिलाकर मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया गया है। तो इससे क्या होता है ना कि इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के कंट्री को चला रहे हैं। दोनों ही पावर्स मिलकर कंट्री को चला रहे हैं। अगर आप दोनों के बारे में समझेंगे तो आपको तीसरा आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये 6 कुछ पॉइंट्स थे, 6, 7, 8, जो कि ऑब्जेक्टिव शो करते हैं कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का क्या ऑब्जेक्टिव है। भैया आर्थिक प्रणाली जो निकल के आई थी, नई यूटर्न प्रणाली या फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थी, इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। और इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि इंडिया का जो दुनिया में जो ट्रेड होता था, मार्केटिंग जो होती थी, तो 1990 से पहले इंडिया का जो था वर्ल्ड के बिजनेस में 0.6% का शेयर था। लेकिन आफ्टर 2015, जो 2015 का डेटा है वो कहता है कि 1.6% हमारा रोल है पूरे वर्ल्ड के बिजनेस में। अगर पूरे ग्लोबल लेवल पे दुनिया में टोटल पूरी दुनिया मिला के अगर ये 100 रुपए का बिजनेस होता है पूरे साल में, तो उसमें से ₹1.60 का बिजनेस भारत करती है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कि जिस समय हम ₹1 के लायक भी नहीं थे, मतलब 0.6 यानी कि 60 पैसा, 100 रुपए में 60 पैसा हमारा जो रोल था वो इंटरनेशनल ट्रेड में था। आज हमारे साथ जो है मतलब पूरी दुनिया में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसका 1.6% हम मतलब हमारे कंट्री के द्वारा किया जाता है, भारत के द्वारा किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ही प्रभाव मुझे जहां तक लगता है। फिर आप लोग ऑब्जेक्टिव को समझे, फिर इसके आगे इसी पे अगला वीडियो भी आपको मिलेगा, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तीनों के क्वालिटीज और डिमेरिट्स के साथ। ठीक है, चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, जिनको भी इकोनॉमिक्स के इस टॉपिक की जरूरत हो और समझ में नहीं आ रहा हो तो जरूर उन तक पहुंचाएं, और बने रहे हमारे चैनल के साथ। आपको डेली कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियोस मिलेंगे, और चैनल को अपना प्यार दे। धन्यवाद, बाय।